नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन है, इसमें आपका स्वागत है। आज से आपका इकोनॉमिक्स का ठीक है चलने जा रहा है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस नहीं है, मतलब थ्योरी है, क्वेश्चन के साथ में थ्योरी है। इससे आपके आने वाले एग्जामों में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में अपना एक कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। थोड़ा अच्छा लगता है और वीडियो को पता लगता है कि हाँ और आगे लोगों तक भेजता है, तो इसे कमेंट जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। ठीक है, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे आंसर दिखा हुआ है, तो हम जो पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे वरना वीडियो लंबी होगी और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए देखते हैं, अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का जो समन्वय होता है वो देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं उसे। ठीक है, एक शब्द में बोले तो अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमी, ठीक है, का व्यवहारिक अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष यानी कि देश के समूह या किसी विश्व के होने वाली समस्त आर्थिक गतिविधियों जैसे कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व आदि, ये सब इसमें शामिल किया जाता है। मतलब किसी देश की समस्त जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनको इसमें काउंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो ये एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसे? एडम स्मिथ को कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ को कहते हैं। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ द नेशन 1776 में लिखा था ये। ठीक है, वेल्थ ऑफ द नेशन किसकी बुक है? एडम स्मिथ की है। ठीक है, एडम स्मिथ की है। आधुनिक अर्थव्यवस्था के मूल बिंदु को चिन्हित किया और एडम स्मिथ ने इसी पुस्तक में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अदृश्य हस्त यानी कि इनविजिबल हैंड की अवधारणा भी इसी बुक में इन्होंने कोट किया था। मतलब ये एक तरह से अदृश्य हाथ है, मतलब ये अर्थव्यवस्था की जो है। ठीक है, एक बिंदु अर्थव्यवस्था में कौन सी होती है? ठीक है, क्लोज इकोनॉमी में तो कौन सी है? ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है इसमें। बंद अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होती है जो शेष विश्व में अन्य अर्थव्यवस्थाओं में से कोई आर्थिक संबंध नहीं रखती है। फलस्वरूप क्या होता है इसके कि जो आयात और निर्यात की गतिविधि है वो शून्य हो जाती है। ठीक है, और बंद अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है और निजी क्षेत्र में भूमिका इसकी ना के बराबर होती है। अत्यंत न्यून विदेशी व्यापार के कारण जो उत्तरी कोरिया को बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना जा सकता है। उत्तरी कोरिया को इसका बंद एग्जाम्पल एक मान सकते हैं बंद अर्थव्यवस्था का। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है या किसका कथन है? ठीक है, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा गया, ये किसने कहा है? तो ये एडम स्मिथ ने ही कहा है। ठीक है, वेल्थ ऑफ द नेशन की बुक 1776 में पब्लिश होती है। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा ही है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान, साइंस ऑफ वेल्थ के रूप में वर्णित करते हैं, यानी कि जो धन है उसे अर्जित करने की गतिविधियां एवं आय के वितरण को विषय में जाना जाता है। इससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मुख्य लक्षण क्या हैं इसमें? ठीक है, तो निजी स्वामित्व जो होता है, जो निजी प्राइवेटाइजेशन, वो इसका मुख्य लक्षण है। निजी स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मुख्य लक्षणों में से एक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान समय में यह सर्वाधिक स्वीकृत अर्थव्यवस्था आर्थिक विचारधारा के रूप में दिखता है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो इसमें आपका कृषि की प्रधानता, ठीक है, उसके बाद न्यून प्रति व्यक्ति या न्यूनतम प्रति व्यक्ति है, और साथ में आपका बृहद बेरोजगारी, ये सब आपकी कृषि की व्यवस्थाएं दिखाता है। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न भी हो जाता है। उद्योगों की प्रधानता में विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। चूँकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में होती है, उद्योगों की प्रधानता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि शेष 3 लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं दर्शाती हैं। ठीक है, ये उद्योग की जो प्रधानता है ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, बाकी और जो तीनों हैं वो हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? ठीक है, यानी कि मिक्स इकोनॉमी क्या होती है? तो ये क्या होती है, सरकारी और निजी क्षेत्र के जो सहअस्तित्व होते हैं वो मिक्स इकोनॉमी में आते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के आर्थिक विकास का परस्पर सहयोग भूमिका निभाते हैं।
हैं और यह निजी क्षेत्र में अधिकतम लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होता है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे आपको प्राइवेट भी देखने को मिलेगा, सरकारी भी देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा है? आय का विश्लेषण संबंधित। ठीक है, ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र रूप अध्ययन किया जाता है वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि पूरे इकोनॉमिक्स का अध्ययन, ठीक है, अध्ययन ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्र क्या क्या है? राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, राजस्व आदि का संपूर्ण अर्थव्यवस्था संबंधित समस्याओं का विश्लेषण से अधिक व्यापक हो जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का लक्ष्य क्या है? आय का विश्लेषण करना है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता भी होती है। सामाजिक अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था से किस प्रकार से अलग है, यानी कि भिन्न है? ठीक है, तो संसाधनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है। ठीक है, संसाधनों पे समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? संसाधनों पे पूर्ण स्वामित्व होता है सरकार का। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधि, उत्पादन, उपभोग, वितरण, कीमत की निर्धारण करने की शक्ति, ये सब संचालन होता है और सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ प्राप्त करना नहीं, बल्कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना होता है। चीन, वियतनाम, क्यूबा, उत्तर कोरिया आदि ये सामाजिक अर्थव्यवस्था के एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषताएं क्या होती हैं? ठीक है, जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका पूंजी निर्माण की निम्न दर और प्रति व्यक्ति की निम्न दर, ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की मेन विशेषता होती हैं। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर ये है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था लिस्ट डेवलप इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था में उत्पादन 3 साधनों पर निर्भर करता है: प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक का दोहन आरंभिक स्तर पर होता है। इस प्रकार के देशों में गरीबी, निम्न जीवन स्तर इत्यादि विशेषताएं होती हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीका देश इसका एक एग्जाम्पल देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? ठीक है, तो जो विनिर्माण क्षेत्र है ये आपका द्वितीयक क्षेत्र में आता है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करता है, द्वितीयक अर्थव्यवस्था कहलाता है ये। ठीक है, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चा माल लेता है और उसे फिर पक्का करता है, तो वो आपका द्वितीयक क्षेत्र में आता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। निर्माण, विनिर्माण और विद्युत, गैस एवं जल पूर्ति इत्यादि संबंधित जो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। वानिकी, खनन प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और जबकि जो बैंकिंग सेक्टर है वो आपका तृतीयक क्षेत्र में अंतर्गत शामिल होता है। गिफिन वस्तुओं से क्या तात्पर्य है? ठीक है, गिफिन वस्तु से क्या तात्पर्य है? जिनकी कीमत एवं मांग में अनुकूल संबंध पाया जाता है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, गिफिन वस्तु से तात्पर्य है ऐसी वस्तुएं जिसकी कीमत बढ़ने में उसकी मांग में वृद्धि होती है तथा कीमत कम होने पर मांग में कमी होती है, गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, कैसी होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग में वृद्धि हो जाती है और कीमत कम होने पर उनकी मांग में कमी आ जाती है, ये आपका गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। इन वस्तुओं का उपभोग समाज के अत्यंत निम्न आय के वर्ग करते हैं, इसलिए जब गिफिन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है तो अन्य वस्तुओं का उपभोग कम करके उपभोक्ता की मांग को बढ़ाता है। गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, गिफिन वस्तुएं जो होती हैं उन पर जो मांग का नियम लागू नहीं होता है और अर्थशास्त्र इन्हें दुर्लभ वस्तु भी माना जाता है। अर्थशास्त्र में इनको दुर्लभ वस्तु की श्रेणी में रखा जाता है। विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्गीकरण भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये आपका निम्न मध्यम आय वाले देशों में रखा गया है। ठीक, कौन से देशों में रखा गया है? निम्न मध्य वाले आय के देशों में रखा गया है। ठीक है, विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्गीकरण में भारत देश को निम्न मध्य आय वर्ग वाले में रखा गया है। लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। इस समूह में कुल 54 देश को रखा गया है जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितनी है? 1086 से लेकर
$4,255 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले है, उनको इसमें रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पहला लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है, एक बार फर्स्ट लेक्चर था इकोनॉमिक्स का, ये समाप्त होता है। और भी आने वाले लेक्चरों में आपको इकोनॉमिक्स के सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।